आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो प्लेसमेंट हो चुका है उसका पैकेज क्या है? वो सभी का नेचर है, स्पेशली गर्ल्स का नेचर होता है कि किसी ना किसी बहाने से फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। लेकिन आपका जो एडमिशन हुआ वो किसके बेस आपने वहाँ पर DICT में एडमिशन लिया? JEE बेस या गुजरात बोर्ड एंड गुड साइड बेस? ये हंसी तो अब आ रही है। बाहर जाके तो बहुत टेंशन हुआ था, बहुत रोई थी मैं, बहुत। कौन सा टीवी सीरियल देखते रहते हैं? क्योंकि हाँ ये बात भी होनी चाहिए कि कौन सा टीवी सीरियल आप। ये दूसरे सर भी थे जिन्होंने बोला, पूछा क्या हुआ था, मैं कहा नहीं मुझे सिर्फ अजय सर से मिला है, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, बाकी सब मैं कुछ भी कर लूंगी, केमिस्ट्री में से नहीं होगा। आपके दिमाग में वो प्रेशर था कि मुझे 90 प्लस लाना है या नहीं लाना है? हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से एक नए रैंकर टॉक में आपका स्वागत है। बच्चों आज हमारे साथ है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी। यस बच्चों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा बस वैसे ही हमारे साथ आज है ईशा शाह, जिनका भी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो चुका है। रिसेंटली वो अभी 3rd ईयर में है कॉलेज में। तो उनकी लाइफ के बारे में कुछ आज जानेंगे, कैसे उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th स्टैंडर्ड में उनकी जर्नी क्या थी, फिर 12th स्टैंडर्ड में पूरे थ्रू आउट द ईयर उनका कैसा मतलब मेंटल जो भी है वो कैसा रहा था, वो कैसे मतलब कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके मेंटल थॉट्स क्या थे उस वक्त, फिर एग्जाम के 2 महीने पहले वो कैसे प्रिपरेशन करते थे, एग्जाम के 1 वीक पहले उनकी मतलब पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, राइट। फिर वो कह सकते हैं कि एग्जाम के 1 दिन पहले क्या थी, एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या थी, फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाम जो भी दिए तो उस वक्त जो एग्जाम फेस कर रहे थे तो उस वक्त वो क्या एग्जाम में फेस कर रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस उनसे डिस्कस करेंगे। कैसे उनका रीडिंग शेड्यूल था, क्या वो अपने 12th स्टैंडर्ड में आपकी तरह डिप्रेशन फील करते थे, नहीं करते थे, कब वो कॉन्फिडेंट फील करते थे, वो कौन सी चीज थी उनको डिप्रेशन से बाहर निकालती थी, वो सारी चीजें आज इस पॉडकास्ट में, इस रैंकर टॉक में आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ईशा। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले जो बच्चे सुनना चाहते हो, जो वर्ड सभी के दिमाग में, आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो प्लेसमेंट हो चुका है उसका पैकेज क्या है? फिलहाल पैकेज 54 लाख पर एनम है। 54 लाख रुपीज। हाँ, जब मेरे पर फोन आया था सबसे पहली बार, जब मैंने सुना था कि 54 लाख रुपीज, तो मैं सोच रहा था कि अभी यार 1-2 साल पहले छोटी सी बच्ची अभी फर्स्ट बेंच पर हमारे क्लास में बैठ रही थी और वो आज 54 लाख रुपीज, मतलब यार सर की भी इनकम नहीं है इतनी। तो यार छोटे छोटे बच्चे आज अभी 50 प्लस में जा रहे हैं, तो यार ये अभी नया जनरेशन है, राइट। अभी आप कौन से फील्ड में हो? मैं कंप्यूटर आईटी फील्ड में। कंप्यूटर आईटी फील्ड में है। और अभी कौन से कॉलेज में हो आप? मैं DICT, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यस, और वो कहाँ पर है अभी? गांधीनगर, गुजरात में। तो बच्चों चलिए, तो अभी जो आप सुनना चाहते थे कि 54 लाख रुपीज, तो आप ही की तरह वो 10th स्टैंडर्ड से 11th 12th स्टैंडर्ड की जर्नी उन्होंने पास की। फिर उसके बाद जब कॉलेज में गए तो कैसे कॉलेज में भी उनका हार्ड वर्किंग नेचर था। मैं उनको पर्सनली जानता हूं क्योंकि हमारे साथी हैं यहाँ पर भी, हमारे क्लास पर ही पढ़ी है। तो वो कैसे पढ़ते थे, कैसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते थे, कैसे उनका हार्ड वर्किंग नेचर था, वो सारी चीजें अभी इस पॉडकास्ट, इस इंटरव्यू में, इस रैंकर टॉक में हम बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको मैथ्स ग्रुप लेना था या बायोलॉजी ग्रुप लेना था? एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूजन था कि मैथ्स लिया जाए या बायोलॉजी लिया जाए। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मैथ्स ले या बायोलॉजी ले? इंटरेस्ट मैथ्स के साइड ज्यादा था और फिर कोर्सेज देखे तो बायोलॉजी में मतलब ऐसा पता चला कि बायोलॉजी में इनकम अगर गेन करनी हो तो बहुत टाइम चला जाता है। हाँ। सो एक पॉइंट था कि जल्दी कमाना है तो फिर मैथ्स के साइड चले गए। अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे इनका सीक्रेट, कि आपने कुछ ऐसा सीक्रेट है, आप बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया था कि मैं मैथ्स लूं या बायोलॉजी लूं? आप कहीं पर गए थे किसी मंदिर में? एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत था, इसलिए फिर सोचा था, हम वैष्णव है तो हम ब्रज में गए थे, गिरिराज जी, मथुरा, गोकुल जहाँ पर है, और चिट्ठी उछाई थी बस ऐसे ही कि क्या लिया जाए, मैथ्स या बायोलॉजी। तो बस भगवान ने संकेत दे दिया कि मैथ्स ले लो। तो हाँ, मैं इसे बहुत पर्सनली जानता हूँ। तो जब ये 11th 12th में थी, फिर उसके साथ अभी भी मतलब अभी 2-3 सालों से हमारे टच में रहते, जब भी वो कॉलेज से यहाँ पर आते हैं तो हमारे साथ बात करते हैं। तो मैंने जब भी इनसे मिलता हूँ, जब भी इनसे बात करता हूँ, तो बात में हर जगह पर एक वर्ड आ जाता है कि भगवान की कृपा से, भगवान मतलब ये काफी स्पिरिचुअल है। तो उस वक्त उन्होंने वहां पर व्रज में जाकर 2 चिट्ठियां बनाई कि मतलब भगवान, मैं कोई चिट्ठी उठाऊंगा, आप डिसाइड करना कि मैं आगे मेरा फ्यूचर A या B कैसे सिलेक्ट करूं, राइट। तो यार उन्होंने फिर भगवान ने सोचा होगा कि A सिलेक्ट करो, फिर आगे माइक्रोसॉफ्ट आपका वेट कर रहा है, तो चलो आपने भी वो सिलेक्ट कर दिया। 11th स्टैंडर्ड की जर्नी आपकी क्या थी, मतलब कैसे रहा? 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में आपका क्या डिफरेंस था? आपकी मेंटल जो भी था कि आप लोग क्या सोच रहे थे उस वक्त 11th में?
11th में हमारे यहाँ माहौल बहुत चल रहा था जेडब्ल्यू का, क्योंकि अब मैथ्स ले लिया था तो जेडब्ल्यू मतलब बहुत ऐसे हो गया था। तो अब जेडब्ल्यू का माहौल चल रहा था और हमारे स्कूल में से फेमस उनका किसी और ट्यूशन क्लास के साथ बॉन्ड था, तो वो लोग कह रहे थे कि इसमें ज्वाइंट हो जाओ जिससे आपका जेडब्ल्यू बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक पॉइंट के लिए मेरा भी ऐसा हो गया था कि कोई नहीं, चलो अब सिंपल ट्यूशन क्लास में जाएंगे तो सिर्फ गुजरात बोर्ड होगा, अगर उसमें जाते तो फिर जेडब्ल्यू भी हो जाएगा। तो एक बहुत कंफ्यूजन था कि ऐसे ट्यूशन क्लास में रहे जिससे हमारा गुजरात बोर्ड कवर हो, या फिर ऐसे में जाए जिससे हम जेडब्ल्यू करके आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन ले लें। पर फिर बाद में बहुत सोचा और बहुत लोगों ने समझाया भी कि सिर्फ जेडब्ल्यू से कुछ नहीं होता, गुजरात बोर्ड भी चाहिए, इसलिए। हाँ, और बीच में बता दूं कि इन्होंने जो एडमिशन लिया है डीआईसीटी में, उन्होंने 12th तक आपने जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन की थी, राइट? तो ये स्पेशली मैं इनको आज हमारे इस जो इंटरव्यू रैंकर टॉक में स्पेसिफिकली इसको हम इसीलिए लाया हूँ। हाँ, वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पैकेज है इसके लिए तो हम लाए उनको, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि यार अभी यार 2-4-5 महीने जो भी आपके 12th के बच्चे होंगे उसमें आप हार्ड वर्क कर ले लाइफ में, तो यार एक बार लाइफ अच्छी सेट हो जाएगी। तो वो तो मोटिवेशन है। फिर क्या क्या और बच्चों के पैकेजेस रहते हैं, एवरेज पैकेज क्या चलता है, मीडियम पैकेज क्या चलता है, वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी यार बीच में ये भी मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने भी 12th थ्रू आउट द 12th उन्होंने भी मेरे साथ जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन की थी, राइट? जेडब्ल्यू में इनका स्कोर भी अच्छा हुआ था, लेकिन आपका जो एडमिशन हुआ वो किसके बेस आपने वहां पर डीआईसीटी में एडमिशन लिया, जेडब्ल्यू बेस या गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट बेस? फुल्ली गुजरात बोर्ड और गुजसेट, फुल्ली गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट बेस, समझ लो। तो जो बच्चे ऐसा डिप्रेशन फील कर रहे हैं कि सर मेरा जेडब्ल्यू में कुछ नहीं होगा, अगर मैं आईआईटी में नहीं जाऊंगा तो मेरा लाइफ में और कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों के लिए यार एक इंस्पिरेशन या ऐसा कह सकते हैं कि यार उनके लिए एक एग्जांपल इन्होंने सेट कर दिया कि यार ऐसा भी करके एक ये भी रास्ता है कि आप अच्छे से अच्छे गोल तक पहुंच पाओ। तो उसके बारे में भी आगे डिटेल में हम बात करेंगे, कैसे लास्ट में जेडब्ल्यू का एग्जाम हुआ, फिर क्या रिजल्ट आया, फिर गुजरात बोर्ड गुजसेट का क्या रिजल्ट आया, फिर आपने कैसे डिसाइड किया। तो चलिए जो बात हमारी बाकी जो कंटिन्यू करे, आपने फिर सोचा कि जेडब्ल्यू गुजरात बोर्ड गुजसेट करे, तो वहां पर आपने ऐसा सोच लिया कि अकेले जेडब्ल्यू से कुछ नहीं होगा, राइट? तो गुजरात बोर्ड पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए फिर आपने 11th स्टैंडर्ड जो पढ़ा, तो आपके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था 11th में और 12th में? आकर आप जो कॉन्शियस थोड़े हो गए, तो मतलब 11th वाले बच्चे भी शायद इसको सुनेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले 11th में थोड़ा ऐसा कम था क्योंकि बोर्ड का प्रेशर नहीं था। हाँ। 12th में ज्यादा था। वैसे भी 11th में जेडब्ल्यू भी नहीं आती, तो 11th में कोई एग्जाम नहीं होती, तो थोड़ा टेंशन फ्री थे। और 12th में आते ही सारी एग्जाम्स शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा और कॉन्शियसनेस, तो जो कॉन्शियसनेस वो बड़ी आपकी बोर्ड एग्जाम की वजह से बढ़ गई, बोर्ड एग्जाम की वजह से बढ़ी। हाँ, तो वो तो है बोर्ड एग्जाम के। फिर उसके बाद आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, राइट? तो 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। तो सबसे अच्छी ग्रिप आपके किस सब्जेक्ट पर थी? मैथ्स में मेरा सबसे अच्छा था। चलिए मैथ्स सबसे अच्छा था। उसके बाद सेकंड नंबर पर फिजिक्स। अच्छा, लास्ट अभी पूछना नहीं है, राइट? क्योंकि लास्ट में बचा मैं। हाँ, केमिस्ट्री। अच्छा चलिए, केमिस्ट्री सबसे आपकी वीक थी, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, हाँ, राइट? वो मत बोलना कि इसकी वजह आप हो। उसकी वजह क्या है कि वाई आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता था? केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसा था, वो सब ऑर्गेनिक फॉर्मूला, सब मॉलिक्यूल्स और वो सब याद करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हाँ बस हमारे साथ भी यही होता है, ऐसा ही होता है। चलिए, तो फिर अभी जब आप पढ़ते थे थ्रू आउट द ईयर, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता था? मतलब एग्जाम के वक्त कौन सा टफ सब्जेक्ट आपको टफ लगता था, पढ़ने में इजी लगता था? और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि ये पढ़ने में इजी लगता है लेकिन एग्जाम के वक्त वो टफ लगता है? पढ़ने में टफ फिजिक्स था, क्योंकि उसमें याद बहुत करना पड़ता है, थ्योरी बहुत होती है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत होते हैं, इसलिए वो पढ़ने में टफ था। मैथ्स दोनों जगह से मुझे इजी लगता था, पढ़ने में भी और कर भी लेती थी मैं। बाय चांस मेरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए थे। अच्छा, हाँ, अभी बीच में आपके जो बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स है वो भी बता दीजिए, तो बच्चों को थोड़ा समझ में आए कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में कितने थे? मैथ्स में 85 थे। 85। चलिए, फिर पेपर उस वक्त टफ आया था? टफ आया। सबसे पेपर उस वक्त टफ था। और पूरे इतने हिस्ट्री में देखे तो सबसे इजी पेपर किसका आया था? केमिस्ट्री का। हाँ, मुझे आपको याद है हम साथ में, हाँ, जब हमारा जो ट्यूशन क्लास है वहां पर मैं नीचे खड़ा था और सामने से इसकी मदर और ये लोग आ रहे, और वो उनको तो क्या है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे बस खड़े खड़े स्वामीनारायण स्वामीनारायण ये मतलब यार क्या बोल, मेरे कान तो मुझे पता था, मैंने ये पहले से समझ लिया था कि ऐसा ही बोलेंगे सर पेपर बहुत टफ था कुछ, क्योंकि इतने सालों से सारे बच्चे जब भी आते थे, बस मैं जब खड़ा हूँ सब बच्चे आकर ऐसे कहते सर बहुत पेपर टफ था कुछ नहीं है, और बस मैं ऑलवेज उनको नहीं बच्चे हो जाएगा चलिए कर लेंगे, ऐसे बस उनको थोड़ा मोटिवेट करता था। तो जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, मतलब जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहली बार केमिस्ट्री का पेपर सर इस बार इजी आया, वो वर्ड्स हाँ इनके मुंह से मुझे सुनने को मिले थे, राइट? हाँ, केमिस्ट्री का पेपर काफी इजी आया था, हमने भी ऐसा ही सुना था कि बहुत टफ होता है, पर फिर
बस भगवान की कृपा से आ गया इसे। हाँ, उस वक्त सबसे पेपर ज्यादा मार्क्स भी उसी में आ गए। इस बार इजी आएगा? प्रार्थना करेंगे। इस बार इजी आएगा कि नहीं आएगा, प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो उस वक्त आपको पढ़ने में मतलब केमिस्ट्री टफ नहीं, पढ़ने में केमिस्ट्री इजी लगता था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ। हाँ, अच्छा चलिए, अभी आज जो हम रैंकर टॉक कर रहे हैं, तो अभी हमारा दिसंबर एंडिंग है, कुछ बच्चे भी जनवरी में इसको भी सुनेंगे, मतलब अभी ये एंड फेज आ गया। थ्रू आउट द ईयर आपका, पहले वो पूछ लेता हूँ कि आप डेली थ्रू आउट द ईयर लास्ट 2 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थ्रू आउट द ईयर आपके कितने रीडिंग आवर्स रहे थे? थ्रू आउट द ईयर मेनली आप 3 to 4 आवर्स रीडिंग कर सकते हो। अगर कोई एग्जाम से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल रूटीन आपका चल रहा है, स्कूल्स भी है, ट्यूशंस भी है, तो आप मॉर्निंग में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? मेरा रात में अच्छा रहता था, और मॉर्निंग में मेरे जो टफ सब्जेक्ट्स थे वो मैं मॉर्निंग में कर सकती थी, रात में मैं मोस्टली मैथ्स उठाते थे करने। अच्छा, तो आपका कुछ शेड्यूल बताइए कि रात में आप कितने बजे पढ़ना स्टार्ट करते थे, कितने बजे खत्म करते थे, फिर कितने आवर्स की आप स्लीप लेते थे, उसके बाद क्या आपका स्कूल कोचिंग का शेड्यूल था? मेनली मेरा रात को 9 बजे पढ़ाई करना शुरू होता था, क्योंकि 8 बजे मैं ट्यूशन से आती थी, तो 9 से 2-3 तक चलता था, और फिर 3 बजे तक 3 बजे सो जाती थी। एक्चुअली मैं स्कूल में बहुत नहीं जाती थी, तो मैं फिर सुबह शांति से 9-10 बजे उठती थी, और सुबह में उठकर मतलब फ्रेश होकर मेरा फिजिक्स या केमिस्ट्री होता था दोपहर तक। फिर दोपहर को मैं ऑफ कोर्स ट्यूशन में आ जाती थी, और मेरा जेडब्ल्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो बीच के दोपहर के आवर्स में वो जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन चलता था। शाम को ट्यूशन आवर्स होते थे, और फिर रात को फिर से फिजिक्स या मैथ्स ऐसे चलता था। तो यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन बच्चों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा। आपने बोल दिया कि रात को 9 से 2 बजे तक हम पढ़ते थे, तो ऐसा मोटिवेशन आप कैसे लाते थे कि रात को 9 से 2 बजे तक कंसिस्टेंसी आप 5 आवर्स पढ़ पाते थे, और वहां पर आपको बीच में मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, फिर बीच में चले कुछ थोड़ा बहुत किचन में जाकर खाना खा लेते, कुछ खाना खा ले या टीवी देखना, मतलब आपको मन नहीं होता था, क्योंकि कोचिंग से 8 बजे तो आप आ रहे हैं, खाना बना खाया, कुछ फ्रेश हुए, 9 बजे डायरेक्टली पढ़ने बैठ गए, 9 से रात के 2 बजे तक कंसिस्टेंसी पूरे साल वो पढ़ना, तो वो मोटिवेशन बच्चों को कहाँ से मिलता है, मतलब आपको कहाँ से मिला था? मेरा एक मोटिवेशन था पॉजिटिव पीयर प्रेशर। मुझे बहुत पॉजिटिव, मतलब मैं जिसको भी देखती थी उसको मतलब उसी नजर से देखती थी कि ये इतने घंटे पढ़ रहा है, ये इतने घंटे पढ़ रहा है। हाँ। तो मैं भी पढ़ रही हूँ। हाँ, थोड़ी थी मैं जेलस ज्यादा हूँ, तो उस वजह से हो जाता था, पर वो पॉजिटिव साइड था, नेगेटिव साइड नहीं था, इसलिए हाँ, बेनिफिट कर गया। मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं भी बस मुझे पॉजिटिव जेलस बॉल फील हुआ था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। तो मैं क्या करता, जब मेरा भी कोचिंग ऐसे 8 बजे खत्म होता है, 8 बजे मैंने जैसे कोचिंग खत्म के नीचे में उतरता हूँ, तो हर जगह आप देखिए कोचिंग में ऐसा होता है कि नोटिस बोर्ड लगा होता है, और वहां पर रैंकर बच्चे के फोटोज लगे होते हैं। तो मेरा कुछ 12th का फर्स्ट टर्म का कुछ हमारा रिजल्ट आया था, मेरा इतना अच्छा नहीं था, शायद मैंने कोचिंग लेट ज्वाइन किया था, ऐसा कुछ था, और वहां पर 2-3 बच्चों के फोटोज वहां पर लगे हुए थे, और मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार इनके फोटो तो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, कैसे मार्क्स आए वो भी बात नहीं करते, लेकिन यार इनके फोटोज आ गए और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता, जैसे मैं नीचे उतरता हूँ, थक चुका होता, नीचे उतरा और मैंने उनके फोटो देख लिए, फिर मेरे अंदर का मतलब वो बंदा जाग जाता था। तो मैं नीचे बस वहां पर एक अमूल स्टोर था, तो छोटा सा अमूल का एक दूध का पैकेट ले लिया, वेफर लिया, खाना खाया, और हमारे कोचिंग में उस वक्त अलाउ था कि रात को हम 10-11 बजे तक वहां पर बैठकर पढ़ सकते थे। तो 8 बजे मैं थक चुका होता था, फिर भी जैसे मैंने उस फोटो को देखा, मेरे अंदर एक मोटिवेशन, एक जेलस फील था कि यार इसको तो मतलब हराना है। तो जो भी बच्चे ये देख रहे हैं उनको भी ये समझना है कि आप जेलस फील करो अच्छा, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ते हो, तो आप उनसे इंस्पायर हो कि यार ये करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? ये कर रहा है या ये जो कर रहा है इससे तो मेरा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे यार मैं ज्यादा कैपेबल हूँ, या इसके लेवल पर मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप जिससे जेलस फील कर रहे हो, स्पेशली अगर वो गर्ल्स है तो शायद वो नहीं हो सकता, बाकी बॉयज है तो वो थोड़ी आपको हेल्प करेंगे, राइट? हाँ, जो गर्ल्स सुन रहे हैं वो ऐसा मत फील करना कि हमारे लिए ऐसा नेगेटिव बोल, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा जेलसी ज्यादा होती है। कुछ गर्ल्स अच्छी भी होती है, को बता दे। जनरली मैंने आज तक ऐसा देखा है कि आपके कोई रैंकर, आपका कोई कॉम्पिटिटर, आपका कोई, तो वो नहीं बताता है कि आप कितने आवर्स पढ़े। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? आपके कोई दोस्त थे या आप उससे पूछते थे कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो, तो वो रॉन्ग बताते थे आपको? अरे बहुत होता है ऐसा कि वो लोग रॉन्ग बताते, वैसे मार्क्स आते हैं तब पता चल जाता है कि ये लेकिन गलत जब ये था। पढ़ाई करते आप पूछते हो कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो? वो सभी का नेचर है, स्पेशली गर्ल्स का नेचर होता है कि किसी ना किसी बहाने से फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। वो सच पता नहीं चलता, और हम भी सच नहीं बताते थे। पर हाँ, ऐसा होता है। पर एक पॉइंट पे अच्छा है कि अगर ऐसा हो तो मतलब पढ़ने में आसानी रहती है। हाँ, चले, मतलब आपका नेचर वो था कि यार प्रिपरेशन इतनी साइलेंटली करो कि आपका सक्सेस धमाल मचा दे। हाँ, ये उन पे चलने वाले थे, राइट? कोई बात नहीं, आप बताओ नहीं बताओ, लेकिन
ऐसा पॉजिटिव जेलस फील करना भी अच्छा है। हाँ, आपका भी रिजल्ट इससे थोड़ा ऊपर जाता है तो जेलस अच्छा है, राइट? वो कहते हैं ना दाग अच्छे है। हाँ, तो ऐसे ही जेलस थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए, तो आपके रीडिंग। फिर बच्चों को एक ये कंफ्यूजन रहता है कि जब कोचिंग में कोई ना कोई टेस्ट आता है और स्कूल में भी टेस्ट आता है, राइट? और हमारा जो डेली कुछ हमने कुछ शेड्यूल बना के रखा है प्रिपरेशन का, वो शेड्यूल सब एक साथ हेक्टिक हो जाता है। स्कूल से कुछ होमवर्क वगैरह दे दिया, तो सारी चीजों को आप कैसे बैलेंस करते थे? मैं पर्सनली कहूँ तो आप पहले से 11th या 12th से किसी एक पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, या तो ट्यूशन या तो स्कूल। हाँ। क्योंकि एक में फोकस करोगे तो पूरा साल आपका उसी में मार्क्स मतलब कंसिस्टेंटली आएंगे। घर पे अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो समझा सकते हैं कि हाँ। मैं एक में कर सकता हूँ, और किसी एक के साथ बात करवा सकते हैं, या तो ट्यूशन में या तो स्कूल में। तो किसी एक में फोकस करना ज्यादा अच्छा रहता है। दोनों में फोकस करने चाहेंगे तो अगर सिलेबस अलग होगा तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशन। यस यस, यहाँ पर मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। बच्चों समझ लो कि अगर आप कोचिंग और स्कूल दोनों जगह पर मतलब अलग अलग चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मतलब अलग अलग आपका कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आप देखो कि कहां पर आपका शार्प मार्किंग हो रहा है। मतलब कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वही आपका वहां पर टेस्ट में आ रहा है, और आप प्रॉपरली उसको मतलब जस्टिफाई कर पाते हो। आप मतलब कोचिंग में कुछ और चैप्टर्स चल रहे, स्कूल में कुछ और चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है, या स्कूल में आपको अच्छा पढ़ा रहे और कोचिंग में कुछ अलग चल रहा है, तो दोनों में सब पहले से डिसाइड कर लो कि आपको कहां पर फोकस करना है। इनका कहने का मतलब ये कि आप किसी एक जगह पर फोकस करो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो अगर समझ लो मैं कोचिंग पर फोकस कर रहा हूं तो स्कूल के टेस्ट नहीं देने? स्कूल के टेस्ट दे सकते हो। मेरे स्कूल में ऐसा था कि पेपर्स काफी अच्छे निकाले जाते थे, मतलब प्रोफेसर्स काफी अच्छे पेपर्स निकालते थे। तो उस टाइम के जो पेपर्स होते थे, अगर सिलेबस ऑलरेडी कवर हो गया है, टेस्ट में दे दिया है, तो देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर नहीं हुआ तो वो पेपर्स हम संभाल के रख सकते हैं। हो चुका है तो सेल्फ एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, हाँ सेल्फ एनालिसिस के लिए आपने पढ़ लिया है तो सेल्फ एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए अलग अलग तरह के पेपर्स भी आप, क्योंकि सब टीचर्स अलग अलग होते हैं। ये हमारे साथ पढ़ती थी तो ऑब्वियसली कि मेरा कुछ पेपर बनाने का कुछ एक टेस्ट रहता है वो सेम टाइप का रहता है। लेकिन अगर स्कूल के टीचर है तो कुछ अलग एंगल से उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो अलग अलग पेपर सेट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो मतलब जो भी स्कूल का टेस्ट है तो आप ऐसा मत करके जाइए कि जो स्कूल का टेस्ट कोई अलग चैप्टर का है तो आपने आज कुछ अलग शेड्यूल किया, कुछ अलग प्रिपेयर किया है, तो उसके लिए आप आपका खुद का रूटीन शेड्यूल डिस्टर्ब करके स्कूल का जो भी सिलेबस है उसके लिए प्रिपरेशन में लग जाए, फिर उसका टेस्ट दे। अगर वो आप देने जाएंगे तो फिर कल नेक्स्ट डे कोचिंग में कोई टेस्ट है, वहां पर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा सा ट्यूनिंग होना चाहिए। आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि स्कूल में इसके मार्क्स नहीं आते, वो हमको पता है, ये कुछ प्लान्ड है। मतलब कि हमने साथ में बैठकर ये डिसाइड किया है कि आज का जो आप टेस्ट देने जा रहे हो, हमने मतलब आप और आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि आज का जो भी आपका स्कूल का टेस्ट है वो आप बस ऐसे ही एज ए प्रैक्टिस देने के लिए जा रहे हो, राइट? ना कि उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे। लेकिन वो पहले आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाइज कुछ एक प्लान होना चाहिए कि हम इस पर फोकस करेंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, वो चाहे स्कूल हो या आपका कोचिंग हो, राइट? चलिए, अभी लास्ट 2-3 महीने अभी बच्चों के बच्चे, आज तो अभी ये इंटरव्यू जब हम रिकॉर्ड करें वो भी हमारे दिसंबर में है, तो अभी नेक्स्ट 2 महीने बाकी है। तो बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम कैसे करके इस एक महीने में, मतलब जब हमारा जनवरी एंडिंग में, हर साल जनवरी एंडिंग में एक प्रीलिम एग्जाम उनका आता है, फर्स्ट प्रीलिम, मतलब कहते हैं फुल सिलेबस का एक एग्जाम आता है आपका, तो फुल सिलेबस कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाए उसके लिए, या कुछ हाफ प्रिपेयर करके जाए, या 2-3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। मतलब एक जनवरी महीने में हम कैसे प्रिपरेशन करें ताकि प्रीलिम में हमारा अच्छा स्कोर हो पाए, तो क्या करना चाहिए बच्चों को? आपको अगर लग रहा है कि आपका फुल सिलेबस नहीं हो पाएगा जनवरी एंड तक, तो आप ऐसे मतलब चैप्टर्स कर सकते हैं जिसको आपको लग रहा है कि मुझे अभी और टाइम लगेगा, मतलब प्रिपेयर करने में और टाइम लगेगा। जो हार्ड सब्जेक्ट्स है, जो हार्ड चैप्टर्स है, वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि एंड मार्च फरवरी में तो ऐसा होगा कि जो आता होगा वही पढ़ने का मन ज्यादा कर रहा होगा। सो बेटर है कि जो हार्ड सब्जेक्ट्स है वो अभी से प्रिपेयर कर ले। मतलब जो अभी आपको चैप्टर्स हार्ड लग रहे हैं, जो आपने रूटीन में पढ़े थे इतनी अच्छी तरह से अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो अभी वो चीजें प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आएगा तब वो हार्ड चीजें प्रिपेयर करने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उस वक्त तो मतलब जो आता है वही पढ़ने का मन होगा, वही होगा। हाँ चलो, राइट? तो चलो, उन्होंने जो बताया कि अभी जो चैप्टर्स आपके छूट चुके, मतलब जो एंड में चले जो चैप्टर्स दिवाली के बाद, अभी जो चैप्टर्स दिसंबर में हुए, स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री के बारे में बात करें, वैसे ही कुछ फिजिक्स में चैप्टर हो गए, कुछ वैसे ही मैथ्स में चैप्टर हो गए, जो भी दिसंबर एंडिंग में लास्ट में आपके वहां पर ट्यूशन में या स्कूल में आपको पढ़ाए होंगे, तो वो चैप्टर्स आपके वीक रह जाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा जनवरी स्टार्टिंग में शार्प कर देना चाहिए। बाकी बच्चों, अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बाप टाइम टेबल करके वीडियो मैंने अभी चैनल पर अपलोड किया कि कैसे आपको नेक्स्ट एक महीने में आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, मतलब कैसे अगर आप रैंकर हो तो कैसे आपको 2-3 साइकिल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है।
फिर अगर आप रैंकर नहीं, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, तो कैसे आपको उस चीज में प्रिपरेशन करनी है। पूरे 1 घंटे का इतना बोला मैंने, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि यार ये वीडियो आधे घंटे का होगा या 1 घंटे का हो जाएगा। जब मैंने रिकॉर्डिंग खत्म किया तब मैंने देखा कि यार ये तो 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो चीजें समझाने के लिए मुझे यार पूरा 1 आवर टाइम लेना ही पड़ा। हाँ, वो चाहे तो मैं उस चीजों को सिर्फ 15-20 मिनट में समझा सकता था कि ये टाइम टेबल ऐसे ऐसे फॉलो करो और आपका हो जाएगा, लेकिन टाइम टेबल तो हर कोई बना सकता है। उसके अंदर जो वो एनर्जी देनी है, मतलब कि यार हर जगह पर कोल या कह सकते हैं कि एयर या वुड तो मतलब प्रेजेंट है, लेकिन वो आग जो चाहिए ना, वो आग कहां से आएगी। तो वो आग देने का काम हमारा है। तो वो आग मैंने उस वीडियो में लगाई ताकि टाइम टेबल तो बन गया, उसको फॉलो कैसे करें, वो एनर्जी कहां से लाए, फॉलो करने की मोटिवेशन कहां से लाए, तो वो चीजें उस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताई हुई है, राइट। चलिए अभी थोड़ा आपके टेंशन के बारे में बात करते हैं। तो 12th में पूरे साल आपको ऐसा कुछ टेंशन वाला माहौल, मतलब आपको फील होता था कि डिप्रेशन, मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, टेंशन आता था कि नहीं आता था? क्योंकि मुझे तो पता है, तो आप ऑनेस्ट बोलना कि आता था कि नहीं आता था टेंशन? आता था, पूरे साल भी आता था, पर उससे ज्यादा एंड में बढ़ गया था। जो पूरे साल था उससे डबल हो गया था। पर हाँ, क्योंकि टेंशन होता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पीयर प्रेशर से होता है कि इसको आ गया, हमें नहीं आया। एक तो उसका टेंशन होता है, और दूसरा ऐसा टेंशन होता है कि अगर नहीं आया तो फिर आगे क्या, बिकॉज पता है कि इंजीनियरिंग लेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। हाँ। 2 घर छोड़ के इंजीनियर वाला बैठा है, वही बोलते हैं सब लोग। हाँ, तो जो बच्चे ऐसा भी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि यार इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, इतना क्राउड हो चुका है यार, इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलते, राइट। तो अभी इनसे हम बात करेंगे तब पता चलेगा कि यार आप कह रहे हो कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रहे, और इनके सामने और ऐसे भी यार लोग हैं कि जहां पर 54 लाख का पैकेज चल रहा है, 30 लाख, 40 लाख, बहुत सारे पैकेजेस चल रहे हैं। तो यार ये इंजीनियर ही है, तो यार क्यों इनको पैकेज मिल रहा है? तो ये मार्केट में 2 तरह के लोग बात करने वाले होते हैं। आप किसको सुन रहे हो, और जो आपको गाइड कर आपको किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अब यार बहुत इंजीनियर्स हो गए तो जॉब नहीं मिलता। ऐसे भी है कि जिनको जॉब नहीं मिलता, और ऐसे भी है कि जिनको यार एनुअल पैकेज उनका 1 करोड़ प्लस भी हो जाता है, तो ऐसे भी लोग हैं, राइट। तो यार ऐसा मत सोचना कि यार जॉब नहीं मिलता है इंजीनियर्स को। तो जैसे इन्होंने सोचा कि यार ऐसा तो है कि यार 2 घर छोड़ के एक इंजीनियर है, 2 घर छोड़ के एक इंजीनियर, मतलब अगर आपने पत्थर फेंका किसी भी घर पे पड़ा, वहां से कोई ना कोई एक इंजीनियर तो निकलेगा ही, निकलेगा, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब कंपटीशन तो इतना ज्यादा ही है, तो मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा आपका। तो ये उनको एक पॉजिटिव प्रेशर था। फिर एग्जाम के वक्त मैंने 1-2 बार आपके मदर की भी साथ बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार बहुत टेंशन लेती है, रात को 2 बजे तक पढ़ती है। फिर हम बोलते कि तुम सो जाओ, फिर भी ये लड़की नहीं सोती थी। तो बस उसके पीछे का जो भी राज कह सकते हैं, सीक्रेट कह सकते हैं, वो यही है, पॉजिटिव जेलसी। और सबसे ज्यादा मतलब यही था, क्योंकि बायोलॉजी मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बायोलॉजी लूं, पर और हमारी बिटिया डॉक्टर बने। मैंने मैथ्स लिया था, तो फिर सोचा कि अगर मैथ्स लेके अब कुछ नहीं फोड़ा तो बहुत सुनने को मिलेगा कि कुछ नहीं किया आपने। अगर आपने बायोलॉजी लिया होता तो आज आप अभी MBBS के 3rd ईयर में होते। हाँ, और शायद MBBS कंप्लीट भी कर लेते, 5 सालों का जो भी MBBS, उसके बाद भी डायरेक्टली किसी भी MBBS डॉक्टर को पहले ही साल में 50 लाख रुपए नहीं मिलते, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बनेंगे तो ही अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। एक ये भी फील्ड है कि जहां से आप बिना डॉक्टर बने, शायद आप डॉक्टर MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद MS या MD कुछ भी किया, उसके बाद यार जो फ्यूचर में होने वाला है, तो एक इजी मेथड, एक इजी रास्ता ये भी है, राइट। चलो, तो फिर अभी टेंशन आपको आता था, तो टेंशन से आप कैसे बाहर निकलते थे? टेंशन से बाहर एक तो स्पिरिचुअल होता है, अगर आप हो तो फिर कोई नहीं, भरोसा रखो, हो जाएगा, ऑल इज वेल, जैसे सर बोलते थे। दूसरा तो शेयर करते थे हम सर के साथ ही, वैसे तो कि इतना कंप्लीट हो गया हमारे टाइम टेबल के मुताबिक, अब इतना बाकी है तो और कैसे मतलब करे, जिससे मतलब आ तो रहा है सब कुछ, पर लग नहीं रहा कि एग्जाम में आएगा। तो ये सबके साथ होता होगा कि एंड पॉइंट तक आता होगा, सब कुछ आता होगा, एग्जाम में भी मार्क्स आते होंगे, पर ऐसा लग रहा होगा कि वहां जाके सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसा सबके साथ होता है, पर एक्चुअली याद रहता है, ऐसा नहीं होता कि खाया और ऐसे ही निकल गया। देखो, आपने सुना जो 2 वर्ड्स इन्होंने, एक तो आप स्पिरिचुअल होना चाहिए, राइट, मतलब एंड पे तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते और कोई बचा नहीं सकता। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो एक अलग तरह की आपको डिवाइन एनर्जी फील होती है, जिससे आपको डिप्रेशन, इतना टेंशन नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि हम सर से बात करते थे, तो मुझे याद है आज ये, इसके बाद भी एक नेक्स्ट एक रैंकर टॉक करने वाले एक बच्चे के साथ, वो या अभी जो करंटली हमारे जो भी ऑफलाइन में अभी भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इतने सालों से मैं ये देख रहा हूं कि जो भी बच्चे टीचर्स के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, जो भी है टीचर्स के साथ शेयर करो, स्पेसिफिकली नेगेटिव फीलिंग्स कि सर अभी मैं
इस दौर से गुजर रहा हूँ, मेरी मेंटल सिचुएशन ये है, मैं टेंशन फील कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो यार टीचर्स के अंदर, हम इंडिया में हम टीचर्स को गुरु मानते हैं, तो यार कहते हैं कि गुरु के अंदर भगवान का वास होता है। तो उस वक्त गुरु को भी नहीं पता होता, लेकिन उनके अंदर से भगवान कुछ ऐसा कुछ सेंटेंस बुलवाते, ऐसे कुछ उनको मोटिवेशन दिलाते कि बच्चे मोटिवेट हो जाते और जो डिप्रेशन में चले गए उससे बाहर निकल के यार जो एक्चुअली वो जो नहीं कर सकते थे वो चीजें भी कर सकते। तो यार गुरु का आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल है। और गुरु को हम एक और नजर से भी देखेंगे, उसे इस नए दौर में उन्हें मेंटर कहा जाता है। मतलब यार स्पेसिफिकली आप उनसे मिलिए, आपके दिल के अंदर जो भी बातें वो शेयर कीजिए। लास्ट एक वीक में 2-3 बच्चे ऐसे मुझे मिले, क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे चले गए, बाद में वो मिलते और वो मतलब लिटरली वो लोग रोने लगते। अब मतलब सर हम क्या करें, इतने डिप्रेशन में आ गए, ये मतलब इतने रोने लगते कि मुझे लगता है यार कैसे इसको मतलब बच्चे को चुप कैसे करवाऊं। लेकिन जब वो रोने लगते मैं रोने देता हूं उनको कि यार तू एक बार रो ले अच्छे से। अंदर जो होता है ना वो बाहर निकल जाता है। मतलब इतना बोलता है ये हुआ, पापा इतना प्रेशर कर रहे हैं, मम्मी ये बोल रही है, जो हमारे मामा है वो फोन कर करके बोल रहे हैं कि इतना तो रिजल्ट आना चाहिए, मम्मी बोल कर रही है कि देखो ये हमारे अंकल के लड़के का इतना रिजल्ट आया। 4 घर छोड़ के जो वो बच्चा देखो वो अभी IIT में, हमारी सोसाइटी में देखो वो ईशा है ना उसका माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो गया, 54 लाख हो गया और तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो। तो सर इतना प्रेशर हो जाता है ना, तो बच्चा इतना रोने लगता है, तो उसको मैं रोने देता हूँ। फिर उसके बाद जब वो रोने का खत्म हो जाता है ना, तो 50% तो वहीं पे वो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ चले किसी के सामने बैठकर रो लिया तो बहुत मतलब वो हल्का हो जाता है दिमाग, राइट। तो किसी के सामने बैठकर रो लो, अपने दोस्त के साथ बात करो। मम्मी, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं कि सबसे पहले तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ ही बात करनी चाहिए। आपकी मम्मी के साथ बात करो, मैं ऐसा प्रेशर फील कर रहा हूँ, ये पापा के साथ बात करो। आपके मदर फादर 110% आपको सपोर्ट करेंगे। जो बच्चा मेरे पास आया था वो बोल रहा था कि सर पापा ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कि मैं आपके पापा को चलिए कॉल करता हूँ, तो कि नहीं सर पापा को कॉल मत करना, वो डांटेंगे, ये। फिर मैंने उनको फादर को कॉल किया और इस बच्चे की सिचुएशन बताई कि आपका बेटा अभी इतना डिप्रेशन फील कर रहा है, बहुत रो रहा है और कहता है कि पापा बहुत प्रेशर दे रहे हैं। तो उनके जो फादर, उनको भी पता चला कि यार मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको, मतलब एज ए पेरेंट्स उनको ये रहता है कि ये पढ़ते नहीं है तो चलो कुछ भी कहकर इसको मोटिवेट करे, कुछ भी कहकर, राइट। जब मैं मेरे 11-12 स्टैंडर्ड तो मेरे मदर फादर भी यही कहते थे, तुम पढ़ो नहीं तो तुम्हें प्यून में भी कोई नौकरी नहीं देगा। अगर वो मैंने पर्सनली ले लिया, यार मेरे मदर फादर मुझे प्यून बनाना चाहते, मुझे प्यून की भी नौकरी नहीं मिली, तो इतना हार्ड पे नहीं लेना है, राइट। वो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आपको ऐसे, क्योंकि वो हमारे जितने वो टीचर नहीं है, तो हमको बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, हम रात दिन हमारा काम ही यही है। तो हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी, एग्जिट वर्ड्स रहते हैं कि इस बच्चे को इस वक्त ये कहना चाहिए, राइट। जो जैसे साइकियाट्रिस्ट करते हैं, आपके मदर फादर इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो आपके लिए मतलब वो कॉन्शियस है, उनको थोड़ी चिंता हो रही है आपकी, इसलिए वो इस तरह से आपके साथ बात करते हैं। तो आप बात करिए कि मम्मी पापा मुझे इतना टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये। उनके साथ बात नहीं कर सकते, टीचर्स के साथ बात कीजिए, लेकिन किसी के साथ अगर आपको टेंशन फील हो रहा है तो बात करना जरूरी है, रेडी। हाँ चलो, तो आपने भी हमसे मिलकर उस वक्त बात की थी, राइट। हाँ आपको भी बहुत टेंशन फील होगा। फिर वो दिन एक याद करो कि वो दिन मुझे भी याद है कि एक हमारा कुछ टेस्ट था कोचिंग में, फिर इन्होंने पेपर कंप्लीट कर दिया था, वो बाहर है, बाकी के बच्चे अभी टेस्ट दे रहे थे, और बाहर आकर फिर वो सीन क्या था वो कुछ याद करवाओ आप। हाँ, क्योंकि कैमरे के सामने उनको सारी चीजें पूछना और मतलब इनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी को सीखने को मिले कि यार हर किसी के लाइफ में ऐसा डिप्रेशन होता है। आज वो जिस मुकाम पर है, जहां पर पहुंचे, लेकिन वो सारे लोग इस फेज से पास हुए। जो भी लोग सक्सेस के लिए किसी ना किसी हाइट पर पहुंचे, वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी प्लेयर हो, हर वो बंदे के लाइफ से ये फेज वो पास कर चुके। मैं खुद की बात करूं तो मैं भी 12th स्टैंडर्ड बहुत बार ऐसे रोया हूं डिप्रेशन की वजह से। तो वो फेज क्या था, वो सीन क्या, मुझे तो एग्जैक्टली याद है, लेकिन आप बताओ कि कैसा हुआ था, क्या था। एक्चुअली जो केमिस्ट्री का टेस्ट थे वही थे, कंटिन्यूअस 2 टेस्ट थे, 50 एमसीक्यूज 50 थ्योरी, वैसा ही पेपर था। और 50 एमसीक्यू में से मतलब गिन चुन के 30 एमसीक्यू जो मुझे आए थे, मतलब अच्छे से आए थे। और वो ये टाइम क्या था, बोर्ड एग्जाम के 4 महीने पहले था? नहीं, 1 वीक पहले, 1-2 वीक पहले का था। बोर्ड एग्जाम के 1-2 वीक पहले ये कह रहे कि केमिस्ट्री के पेपर में आउट ऑफ 50 सिर्फ वो 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे। तो ऑब्वियसली उस वक्त उनके ड्रीम्स बढ़े और मार्क्स इतने कम आते, तो क्या डिप्रेशन फील होता था और क्या हो गया था उस वक्त आप? और एक तो ऐसा था कि 2-3 बच्चे ऐसे थे हमारे ही क्लास में जो मतलब काफी अच्छे भी थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, वो सिर्फ एमसीक्यू करके चले जाते थे, थ्योरी लिखने नहीं बैठते थे कि 3 घंटे मतलब ऐसे 2 घंटे थ्योरी के कौन बिगाड़े, उससे अच्छा है कि घर जाके पढ़ लेते, सिर्फ एमसीक्यू का टेस्ट देने ट्यूशन में आते थे। तो उस टाइम पे ऐसा भी चल रहा था कि ये लोग इतना टाइम सेव कर रहे हैं कि टेस्ट भी नहीं दे रहे, थियरी तो मतलब हाँ
हर पेपर में ऑलमोस्ट एक दो थियोरी तो ऐसी होती है कि जो सेम आ जाती है। अब थियोरीज का क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वही मोस्टली आता है, उसमें कुछ नया नहीं मिलता। जो होता है एमसीक्यू में होता है, तो वो लोग चले जाते थे मतलब टेस्ट देके सिर्फ एमसीक्यू का। तो आई वाज लाइक कि उन्होंने मतलब इतना टाइम सेव करना है कि मतलब खाते पीते भी नहीं होंगे ये लोग, तो कि 2 घंटे सेव कर लिए, चलो अब यहाँ से जाके घर पे इतने 2 घंटे ज्यादा पढ़ेंगे। मैं तो पूरा टेस्ट देती हूँ, फिर भी मतलब थियोरी में तो चलो जो आते हैं वो आते हैं। एमसीक्यू 50 में से 30 आए, अब अगर बोर्ड में जाके 50 में से 30 एमसीक्यू आए तो डायरेक्ट 80 में से मार्क्स आएंगे। तो 20 क्वेश्चन तो वैसे ही रॉन्ग है, जो भी 30 अटेम्प्ट किए उसमें भी कितने करेक्ट है वो नहीं पता है। और यहाँ पे बोर्ड का प्रेशर नहीं होता, वहाँ पे तो फिर भी बोर्ड का प्रेशर होगा। तो यहाँ पर 30 आए, वहाँ पे 25 ही आए, तो क्या क्या करेंगे। तो फिर आप बाहर आकर हंस रहे थे? नहीं ये हंसी तो अब आ रही है। बाहर जाके तो बहुत टेंशन हुआ था, बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी। मुझे वो याद है कि लिटरली हर बच्चे को कुछ अपना एक स्टेटस रहता है, मतलब यार जो मेरे क्लासमेट यहाँ से पास हो रहे उनके सामने तो कभी वो नहीं होते, लेकिन वो इतना डिप्रेस हो चुके थे उस वक्त ये कि वहां पर बाहर खड़े और दूसरे बच्चे टेस्ट कंप्लीट करके निकल रहे थे और ये मतलब रो रही थी और ऐसे बस उल्टा घूम गई कि सारे बच्चे मुझे देख ना ले। मतलब यार उस वक्त इतना टेंशन हो जाता है। अभी हम ऐसे हंसते हंसते बात कर रहे हैं, उस वक्त तो ऐसा सिचुएशन था कि यार ये बच्ची रो रही है, मैं खड़ा हूँ, सारे बच्चे गुजर रहे। अभी कैसे इन बच्चों को ना बोलूं कि आप मत पास हो, इसको कैसे बोलूं कि तुम मत रो। सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि रोना आ जाता है। थे दूसरे सर भी थे जिन्होंने बोला, पूछा क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ अजय सर से मिला है, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, बाकी सब मैं कुछ भी कर लूंगी, केमिस्ट्री मेरे से नहीं होगा। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या कहेंगे, बच्चों को थियरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एमसीक्यू पर? थियोरी पे ज्यादा करो, थियोरी पे गेन करना इजी है, पर एमसीक्यू छोड़ भी मत दो, क्योंकि एमसीक्यू क्योंकि अभी भी मैंने बच्चों को पता नहीं रहता है। वो हर बच्चा जो भी बच्चे देखो सिर्फ थियरी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में उनको एक दिमाग लगाना पड़ता है। फिर जब एमसीक्यूज नहीं आते तो लगता है कि यार 1 आवर पूरा एमसीक्यू बैठकर सॉल्व किया, सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो वहां पर और उसमें 25 में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, तो एक तरह का डिप्रेशन फील होता है। या खुद की रियलिटी सामने आती है कि यार मैं एमसीक्यू फेस नहीं कर पाता हूं, तो बच्चे एमसीक्यू छोड़ रहे हैं। और मैंने उनको बताया, अभी एक वीडियो मैंने उनके लिए बनाकर रखा था कि एमसीक्यू पार्ट है तो गुजरात बोर्ड में 50 एमसीक्यू और गुजसेट में और 40, तो टोटल गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट मिलाकर 100 गुजरात बोर्ड के मार्क्स है और 40 गुजसेट के, टोटल 140 मार्क्स हो रहे। तो आउट ऑफ 140 90 मार्क्स तो आपके सिर्फ एमसीक्यू के। तो एमसीक्यू को जो भी ग्रिप है, और केमिस्ट्री के पेपर में जो टेंशन, जो एक इसके इमेज बना हुआ है नेगेटिव, वो थियरी की वजह से बना हुआ है, एमसीक्यू की वजह से बना हुआ है। एमसीक्यू की वजह से इसका एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है। थियरी पार्ट आप कर लेंगे, वहां पर कर लेंगे, आपसे हो भी जाएगा। एमसीक्यू में भी 15-20 एमसीक्यू ऐसे हो गए जो सिंपल लाइंस हो गए टेक्स्ट बुक के, या इजी न्यूमेरिकल्स हो गए जो हो जाएंगे फॉर्मूला में रख। आपके वक्त तो ऐसा नहीं था, अभी आपको शायद हमने तो बहुत इन बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी बना दी है। हर चैप्टर्स के इनको कलरफुल क्रिएटिव स्टिकी नोट्स वाले उनको एक नोट्स बनाकर दे दिए कि सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चंस उनको सिलेक्ट करके दे दिए। आपको तो उस वक्त कोई बुक या किसी बुक का जेरोक्स दिया जाता था, इस वक्त तो बच्चों को 50, 60, 70 पर चैप्टर, जैसा चैप्टर है इतने क्वेश्चंस मिल रहे हैं स्टैंडर्ड, और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है उनको। तो वो तो मतलब बच्चे जब भी चाहे अपने घर पर रात को यार 11 बजे 12 बजे 1 बजे बैठे, आपको ऐसा होता था कि यार रात को आप 1 बजे कुछ सॉल्व कर रहे हो और उस वक्त कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, यार ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है तो अभी क्या करें। तो इन बच्चों के लिए तो फैसिलिटी है कि रात को 1 बजे पढ़ रहे, लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं आते, तो बस सिंपली क्लिक करो, अजय सर उनके घर पे हाजिर हो जाते हैं। हम तो टिक करके रखते थे, फिर अजय सर के घर पे जाके सॉल्व करते थे, या तो वीडियो सर भेजते थे फिर पर्सनली। तो मतलब आपके लिए तो इतना अच्छा हो गया कि आप इतना इजीली सारी चीजें कर सकते हो, इतने अच्छे आपको नोट्स भी मिल गए, और वो भी उनको एप्लीकेशन बनाकर भेज दिया, उनको एक एप्लीकेशन बनवा दिया उनके लिए, तो एप्लीकेशन में सारी चीजें वो एक्सेस कर सकते हैं वहां पर। सिर्फ एप्लीकेशन यूज करना है फोन में। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन उन्होंने भी निकाला है तो साइड में पूछ लेते कि आप फोन के एडिक्शन से कैसे दूर रहते थे? मतलब आपको एडिक्शन नहीं था फोन का उस वक्त? नहीं था, मुझे भी एडिक्शन था। एक तो टीवी का भी था, पर टीवी चैनल नहीं थी हमारे घर पे। तो फोन में आप कौन सा टीवी सीरियल देखते रहते थे? क्योंकि हाँ ये बात भी होनी चाहिए कि कौन सा टीवी सीरियल आप देखते थे। आपको भी पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी भी कुछ टीवी सीरियल क्या देखते थे 12th में? मेरा सीरियल था राधा कृष्ण, नया शुरू हुआ था, बहुत 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 मतलब एडिक्टेड थी मैं उसके। राधा कृष्ण, राइट? हाँ राधा कृष्ण देखे तो भी अच्छा है कि भगवान का कुछ देखे। अनुपमा मत देख लेना। आज की जनरेशन है वो अनुपमा ज्यादा देखती है टीवी में, और अनुपमा का एपिसोड तो देखना ही, और मम्मी और बेटी दोनों साथ में बैठकर देखते हैं। मैं भी देखती हूँ अनुपमा, सब लोग देखते हैं, हमारे घर पे भी देखते हैं यार अनुपमा देखते रहते। तो आप राधा कृष्ण कितने आवर्स के लिए वो देखते रहते? मतलब एडिक्टेड कभी हो गया? ऐसा हुआ था कि 3-3, 4-4 घंटे वो चला गया? नहीं, मैं डेली देखती थी इसलिए मेरा एक एपिसोड हाँ मेरा आधे घंटे का था,
पर फिर भी वो लास्ट टाइम पे जो हमारा सर के साथ मतलब वो पेरेंट्स मीटिंग था, उसमें एक सर ने बोला था कि आप फोन्स मतलब देख रहे हो, तो बोल दिया था मम्मी ने वैसे ही कि पूरा दिन राधा कृष्ण देखती रहती है। हाँ। तो सर ने सिर्फ एक बार बोला था कि चलो अब मेरी बात मान लो, एक महीना ये सीरियल छोड़ दो, फिर तो 3 महीने का वैकेशन होगा, जितने चाहे एपिसोड जितने बार देख लेना। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, सबको अनुपमा देख देख लो, कसौटी जिंदगी की देख लो, रॉडीज देख लो, सब कुछ देख लो। पर ये 1 महीना छोड़ दो, अगर छोड़ दोगे तो आपका अच्छा होगा। पर हाँ, मुझे भी इतना विश्वास था जो यहाँ पे सर थे वो सभी पे कि चलो हो जाएगा कुछ। तो अब सर ने बोला था और सर ने प्रॉमिस लिया था कि आज से आप नहीं देखोगे, तो उस पॉइंट से 1 महीने तक मेरा ये सीरियल छूटा था और आपने मोबाइल छोड़ दिया उस वक्त छूट गया। हाँ, तो वो ये जो भी आपका टाइम, एक एपिसोड का टाइम है, 1 आवर है, वो आपको स्टडी में कुछ बेनिफिट हो चुका। तो जो बच्चे अभी स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए एडिक्टेड है, तो अब यार 1-2 महीने के लिए मोबाइल छोड़ दो, फिर लाइफ में यार अगर आप अभी आईफोन में देख रहे हो ना, तो उसके बाद जब आपकी लाइफ होगी ना, तो यार आईफोन की बात तो छोड़ो, आईफोन जितने में आता है ना उतना सालाना भी आपका ईयरली भी पैकेज नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी छोड़ दिया आईफोन, तो ऐसा हो सकता है कि हर महीने आप एक आईफोन ले पाएंगे, आप ले पाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, वो मुझे आज बता रहे थे अभी बाहर कि सर आपको एक आईफोन गिफ्ट करना है। क्योंकि इतना बड़ा पैकेज है, तो यार आईफोन तो सर हम आपके लिए दे सकते हैं ना आईफोन। क्योंकि ये जब 12th स्टैंडर्ड में थे, तो जब मेरी जो कैपेसिटी थी अकॉर्डिंग टू, मैंने उनको एक कैलकुलेटर गिफ्ट दिया था। तो अब ये कैलकुलेटर की जगह, कैलकुलेटर तो हमारे पास होता है, तो कैलकुलेटर वाला एक आईफोन मुझे गिफ्ट दे देंगे वो, क्योंकि सर को गुरु दक्षिणा में कुछ तो देना पड़ता है। तो चलो, अभी जो एग्जाम की ये बात हो गई, एग्जाम के 1-2 दिन पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी मैंने बच्चों को ये गाइड किया कि अभी आपका एग्जाम का 1-2 महीना बाकी है, तो अभी आप थोड़ा एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आपका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, एमसीक्यू एंड थियरी। तो हर बच्चा जनरली थियरी की तरफ ही ज्यादा जाता है कि यार अभी टेंशन है, पता है हर बच्चों को कि यार एमसीक्यू का वेटेज ज्यादा है। अगर वहां पर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब भी आप पेपर लिखने बैठते हो तो फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू का आता है, अगर एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका थियरी पार्ट, वो इजी होता है, फिर भी टेंशन आ जाता है। एमसीक्यू पार्ट अगर, हाँ, नए सिस्टम में कैसा सब कुछ चल रहा है उसके बारे में बात, क्योंकि इनके वक्त अभी आपको 2-3 साल हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो, हाँ 50-50 वाला सिस्टम है। लेकिन अभी रिसेंट आप नए सिलेबस में पढ़े हो एनसीईआरटी वाले या पुराने सिलेबस में? जीएससी मतलब अभी जो नया टेक्स्ट बुक आ गया था ना एनसीईआरटी वाला, ग्रीन टेक्स्ट बुक था, वही हाँ, वो ये भी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़े। चलिए कोई बात नहीं, तो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़े। तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप थियरी पढ़ते थे या एमसीक्यू पढ़ते थे? 2-3 दिन पहले आपको मतलब टाइम टेबल सेट करके रखना होता है कि चलो आपका पेपर है, अभी भी छुट्टी होती होगी ना पेपर हाँ, के अगले दिन। हाँ, तो मतलब 48 आवर्स कंप्लीट है, उसमें से अगर माइनस प्लस करके भी आप 38 आवर्स जितना पढ़ ले, तो उसमें भी आपके सपोज 19-20 चैप्टर्स है, तो मेरा एक चैप्टर में 1 या 1.5 घंटा लगेगा पूरा करने में थियोरी वाइज। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो चैप्टर्स को कि चलो 1-1.5 घंटा 15 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद ये 16। और ऐसा भी नहीं है कि आप लाइन में पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो, एक चैप्टर न्यूमेरिकल वाला पढ़ा तो एक चैप्टर फिर पी ब्लॉक भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे थियोरी पढ़ी, न्यूमेरिकल्स पढ़ा, आप बोर नहीं हो जाओगे। और लास्ट में आप एमसीक्यू रख सकते हो कि चलो अब 2-3 घंटे बचे तो मैं सारे एमसीक्यू, सारे तो नहीं, आपने टिक करके रखे होगे कि मुझे एंड टाइम पे देखने हैं, या ये ऐसे एमसीक्यूज है जो मैं पढ़ लूंगा, अगर आ जाएंगे तो भी डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप 200-300 क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे एमसीक्यू में, तो आपको टिक मार्क करके रखना है कि इतने क्वेश्चंस मुझे लास्ट मोमेंट पर एक बार देखना है, तो ताकि मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आपको तो बेनिफिट है, इनके वक्त तो इतना क्रिएटिव नोट्स, जो क्रिएटिव नोट्स हमने बनाया उनका नेम बनाया हमने निंजा नोट्स, तो वो निंजा नोट्स तो आपके लिए भी अवेलेबल होते हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं था उस वक्त, तो आप तो यार सिर्फ नोट से भी सारी चीजें आपको हो जाएगी। चलिए, अभी बात ये करते हैं कि आपके दिमाग में वो प्रेशर था कि मुझे 90+ लाना है या नहीं लाना है था, तो जब भी पढ़ने बैठते थे उस वक्त वो 90+ जाना है, 90+ जाना है, वो आपको मोटिवेट करता था या परेशान करता था, नेगेटिव फील करवाता था? मतलब जब मार्क्स कम आते थे तब, और मतलब क्या होता था वो 90+ वाला जो आपके दिमाग में बिठा के रखा था आपने? दोनों होता है। 90+ अगर रखते हो तो आप नॉर्मल रूटीन में जब पढ़ रहे हो और ऐसा होता है कि 90+ लाना ही है, एग्जाम्स है, तो वो पॉजिटिव देता है कि चलो लाना है तो आप पढ़ पाते हो। पर अगर नहीं आते एग्जाम में मार्क्स, मतलब टेस्ट में नहीं आए, इसमें नहीं आए, तो फिर नेगेटिव फीडबैक भी होता है कि अगर मुझे 90+ लाने थे, अब इस टेस्ट में भी नहीं आ रहे तो बोर्ड में तो कैसे आएंगे। मतलब वो फिर चमत्कार होगा अगर आ जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के पहले ऐसा लगता था, मतलब 1 वीक पहले, कि मेरा 90+ तो आ ही जाएगा अभी? नहीं लग रहा था। बोर्ड एग्जाम के मतलब 1 महीने पहले तक तो
फिर भी चलो 80% मुझे लगता था कि अगर मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, पर अगले 2 दिन में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो इसके पहले हमने लास्ट ईयर जिस बच्चे के केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए थे, क्रिश का, उनका भी इंटरव्यू एक लास्ट वीक, इसके पहले हमने एक रैंकर टॉक अपलोड किया था। तो उस बच्चे ने भी उसी इंटरव्यू में बताया था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार भाई 80 मार्क्स आ जाए तो बहुत हो गया। तो हर बच्चे का उस वक्त फीलिंग यही होता है कि भाई 80 आ जाए तो बहुत है। आप ये बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 90 प्लस लाना है, तो 90 प्लस वाली अभी फीलिंग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा कि बस अभी 90 प्लस, वो एंड मोमेंट तक नहीं आएगा। आप पेपर लिखना शुरू करेंगे, जब पेपर खत्म नहीं होगा तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि मेरा ये गोल है, मैं 90 प्लस लाना चाहता हूं, उसके प्रति आपको जो भी मतलब मेहनत करनी है आपका 100% दीजिए। अगर फिर नहीं भी आ रहा है तो आपने तो खुद का 100% दे दिया ना, फिर और क्या कर सकते हैं। आज आप 100% दे रहे हो, फिर आपका पेपर भी इजी आएगा, टफ आएगा, वो सारे लक या कह सकते हैं कि भगवान के हाथ में चीजें। तो जो चीजें आपके हाथ में, आपके एंड पर आप जो कर सकते हैं, आज आप खुद का 100% दे दीजिए। हर स्टेप में आप खुद के 100% दीजिए, तो वो 100 मिलकर आपका इंटीग्रेशन फाइनली होकर वो बड़ा सा 100 आपका हो जाता है, राइट। चलिए, अभी ये पढ़ाई वाली बातें तो हो गई, थोड़ा अभी पैसे के बारे में बात करते हैं। तो आपका पैकेज है अभी 54 लाख रुपीज, राइट। अभी आप कॉलेज के 3rd ईयर में चल रहे हो, तो ये पैकेज आप कब डिसाइड हो चुका है? 2nd ईयर में या 3rd ईयर में हुआ ये? मेरा 2nd ईयर खत्म हुआ, 4th सेमेस्टर, उसके बाद इंटर्नशिप के मतलब वो आते हैं इंटरव्यूज और वो सब। तो आपने मुझे, आपके साथ एक बार बात हुई थी, आपने बताया था, तो बच्चों को भी बताइए कि जब आपको कोविड वाला जो फेज था, उस वक्त आप 12th में इतनी मेहनत करते थे, फिर कॉलेज में कुछ मेहनत नहीं की होगी, छोड़ दिया होगा सब कुछ, है ना? फिर ऐसा ही हो गया? नहीं, कॉलेज में भी आप कुछ मेहनत करते थे? हाँ, कोविड के दौरान जब कुछ शुरू नहीं हुआ था तब ऐसे ही चल रहा था, पर फिर कॉलेज में अगर, हाँ, एक बेनिफिट आपका अच्छी कॉलेज लेने का ऐसा होता है कि अच्छी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे बच्चे भी ऐसे ही होंगे जो सब कुछ करते होंगे। अगर सब कोई कुछ न कुछ कर रहा है तो आप बैठे तो नहीं रहोगे। वो वही वाला 12th वाला पॉजिटिव जेलेसी वाला फीलिंग हर जगह पर। वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, सभी को आ जाएगा फिर, क्योंकि पैसे तो सभी को कमाने हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट में जाके भी यही करेंगे, कोई मेरे से अच्छा काम कर, इसका पैकेज यार 80 लाख रुपए से मेरा 54 है तो मुझे भी 80 एक पॉइंट पे संतुष्टि लानी पड़ेगी। अच्छा, तो मैंने एक बार सुना था, तो आप कितने आवर्स कोडिंग करते थे उस वक्त, अभी लास्ट 1-2 सालों में कितने आवर्स बैठकर, मतलब कोडिंग पूरे दिन? क्योंकि ऑनलाइन था तो अब क्लास तो हम नहीं पढ़ रहे थे, फोन चालू करके रख देते थे, क्योंकि वो कोर्सेज काम में नहीं आते, जो प्लेसमेंट होता है उसके काम में नहीं आते। तो बस फिर पूरा दिन, सुबह से दोपहर तक, शाम से रात तक, तो पूरा दिन। नंबर ऑफ आवर्स में कुछ कितने आवर्स, कुछ एवरेज? 8 to 9 आवर्स चलता था। 8 to 9 आवर्स बस पूरे दिन कोडिंग। तो बच्चे सोचते हैं कि यार कॉलेज में जाकर फिर हम मजे करेंगे। तो देखो, कॉलेज की जो भी इनकी लाइफ थी, वहां पर भी इन्होंने, जैसे इनका 10th स्टैंडर्ड में नेचर था, फिर 11th 12th में जो नेचर था, एक बार आपका हार्ड वर्किंग नेचर हो जाता है, उसके बाद उन्होंने जो कोविड का टाइम था वहां पर भी इन्होंने नंबर ऑफ बहुत ज्यादा आवर्स कोडिंग के पीछे लगाए। 1-2 बार तो मुझे ऐसा भी पता है कि यार इन्होंने कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में 12-12, 15-15 घंटे पूरे दिन, बस उनको भी याद नहीं होता था, कोडिंग, बस कोडिंग ही करते रहे, ताकि उन्होंने एक खुद के अंदर स्किल डेवलप कर ली, ताकि उनका 2nd ईयर एंडिंग आते 3rd ईयर में तो उनका प्लेसमेंट भी हो चुका। और इतना बड़ा पैकेज माइक्रोसॉफ्ट वाले ने दे दिया, तो कुछ फेस देखकर तो दिया नहीं होगा कि यार ये कोई ब्यूटी मतलब वो तो है नहीं कि यार आप वहां पर गए और आपको देखकर पैकेज दे दिया। चलिए, आपके कॉलेज में ऐसा भी कोई है कि यार इससे भी कुछ बड़ा पैकेज हो, तो बच्चों के इंस्पिरेशन मिले कि यार इतने भी पैकेज होते हैं? हाँ है, जो हाईएस्ट पैकेज है हमारी कॉलेज में, जो हमारे सीनियर्स ले गए प्लेसमेंट, वो 82 लाख पर है ना। सुना, इसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना इस वक्त। हाँ, 82 लाख रुपीज पर साल। अभी ये छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे लिए तो बच्चे, आप यार कॉलेज भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एज जो भी है वो 21-22 होगा, तो 22 साल के, मतलब यार 22 साल का कोई एक बच्चा है, वो उसका पैकेज 80 लाख रुपीज स्टार्टिंग इसका है। तो सुन लो कि यार 2-3-4 सालों में तो आप मतलब कहां पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो मतलब हमारे जो कोचिंग के जो सारे टीचर्स है, उनका मिलाकर भी यार इन बच्चों के जितना, एक बच्चे के जितना नहीं होता है, राइट। तो ये बच्चे, मतलब हमने यहाँ से पढ़ाकर वहां पर भेज दिए, हम यहाँ पर ही रह गए। तो हमको भी कुछ कोडिंग सिखा देना, हम भी शायद ये कोचिंग बंद हो जाए तो हम भी कोडिंग में घुस जाए। और चलो, ये तो हो गया कि जो रैंकर बच्चे उनको भी ये मिलता है। तो जो कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं, DICT में अगर एडमिशन लेना है तो यार अच्छा स्कोर तो चाहिए, लेकिन वहां पर भी यार टॉपर रैंकर वहां पर भी होता है। तो कुछ एवरेज बच्चे रहते हैं, तो यार उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, चलो यार 80 नहीं चाहिए। कुछ 1-2 बच्चों को मैंने यस्टरडे पूछा था कि यार आपको 80 या 50 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा चलेगा? अरे सर 10 दे दो तो भी हमको तो चलेगा, 10 भी बहुत है हमारे लिए। तो मिनिमम कितना रहता है वहां पर? मिनिमम 8 से 10 के बीच रहता है। मिनिमम 8 के 10 के बीच रहता है, मतलब जो भी एवरेज सबसे नीचे जो चल रहा है बच्चा, उसको भी 8-10, उसके ऊपर तो फिर 20-25-30 वाले। एवरेज 20 रहता है सभी को, मतलब 20 तो मिल ही जाता है। अगर आपने एडमिशन लिया है, आपको मास्टर्स नहीं करना, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो मिल जाता है। अच्छा, तो फिर
बीच में 30-40 वाले भी बहुत हो गए, बहुत हो गया। तो यार चलेगा ना इतना, 20, 30, 40 चलेगा, 50 प्लस नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, इतना भी यार बहुत इनिशियली आप अभी इतना ले रहे हो, तो यार 4-5 सालों के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है, एक कंपनी से बीजी कंपनी जब आप जंप करते हो तो यार कितना हो जाएगा। तो ये आपने जेई दिया और जेई में अच्छा सा स्कोर है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर एडमिशन मिला था। नहीं गुडसेट और हाँ, तो अभी जेई थोड़ा नजदीक है, तो बच्चों को भी ये कंफ्यूजन है कि अभी जो भी जनवरी एंडिंग में सेकंड टर्म एग्जाम और जेई के जो डेट साथ में आ रहे हैं, तो अभी इस महीने में अगर जेई पर फोकस करते हैं और जेई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो जेई तो गया, और गुजरात बोर्ड का ये 1 महीना चला गया, फिर बाद में फरवरी 1 मंथ में गुजरात बोर्ड भी कवर नहीं हो पाएगा। तो जेई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किनको देना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूजन है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जेई 2 तो अच्छा ही है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के आते हैं। अगर आपका गुजरात बोर्ड नहीं हो पा रहा है, आप क्लियर हो कि मुझे गुजरात बोर्ड ही करना है, तो बेटर है जेई मत ही दो। पर अगर जेई देने की इच्छा है, कंफ्यूजन है दोनों में से क्या करे, तो गुजरात बोर्ड की प्रिपरेशन जो करते हैं उसमें से काफी मतलब 50% जेई हो जाता है, 50% का जेई गुजरात बोर्ड में से आ जाता है। बाकी का जो बचा वो आप अगर जेई आ रहा है तो उसके 15 दिन पहले मतलब कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। बोर्ड में भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि टॉपर्स के लिए वो लोग मतलब 5-10 एमसीक्यू ऐसे भी रख लेते हैं जो काफी अच्छे लेवल के हो। तो अगर जेई की प्रिपरेशन की होगी तो वहाँ भी हेल्पफुल होगा। मैंने पर्सनली जेई की प्रिपरेशन की थी तो कॉलेज में मेरा अच्छा रहा था क्योंकि वो जो सिलेबस आते हैं वो जेई और दिमाग का भी लेवल है कुछ एक ऊपर चला जाता है ताकि गुजरात बोर्ड आपको इजी लगने लगे। इसके साथ एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, जो बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर अभी जेई दे या नहीं दे, तो मेरा एक ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन मैं दूंगा, अगर आपने 11th-12th में 2 साल बाय हार्ट ऑनेस्टली आपने उसके पीछे हार्डवर्क लगाया है तो आप जेई दो, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी आपको लग रहा है कि चलो यार जेई का फॉर्म भर दिया तो चलो एग्जाम दे देते, 1 महीने में प्रिपरेशन करते होता है तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने में जेई नहीं होगा, राइट। आपको यार बाय हार्ट कॉन्फिडेंस है कि मैं इस साल जो भी जनवरी है उसमें फोड़ दूंगा, तो ही आप इस पूरे महीने के लिए जेई की प्रिपरेशन करें। आपको भी यार 50-50 है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो एक बीच का आइडिया है आपके लिए ये कि आप जेई के लिए प्रिपरेशन करो लेकिन 12th स्टैंडर्ड प्रिपेयर करो, ताकि शायद आपका जेई अच्छे से क्लियर ना हो तो अच्छा है, ना हो तो भी आपने जो ये 1 मंथ आप जो भी एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो जेई के लिए, तो गुजरात बोर्ड का एमसीक्यू का पार्ट आपका 12th का कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ साथ। और जो बच्चे यार सिर्फ देने के लिए जेई दे रहे तो वो जेई मत दो, आप गुजरात बोर्ड पर समझ लो कि यार आपके अंदर कैपेसिटी है सिर्फ 400 मीटर दौड़ने की, वहां पर आप दम के दौड़ सकते हो, जमा मतलब आप दम लगा के दौड़ सकते हो, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और 5000 मीटर में, तो मतलब आप ऐसा करो कि यार 5000 मीटर में या 800 मीटर में पार्टिसिपेट मत करो, आपकी जो 400 मीटर वाली जो एनर्जी है वो गुजरात बोर्ड में लगाओ, राइट। अब जो जेई में एनर्जी लगाने वाले थे वही एनर्जी आप गुजरात बोर्ड में लगाते हो तो यार अच्छा है कि जो आपका करंट गुजरात बोर्ड का रिजल्ट है उससे तो काफी अच्छा हो ही जाएगा। तो 3 ऑप्शन है, आप ऑनेस्टली उसके पीछे 2 साल लगाए तो जेई आप अच्छे से दे दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 1 मंथ में आप में इतना पोटेंशियल होगा कि आप कर लेंगे। आप 50-50 हो तो पहले 12th पर ज्यादा फोकस करो ताकि शायद जेई अच्छा ना भी जाए तो आपने जो भी 1 मंथ के लिए जो भी मेहनत लगाई है वो वेस्ट ना हो जाए। और लास्ट का तो आप समझ गए कि आप इतने अच्छे नहीं हो तो जेई मत फोकस करो, गुजरात बोर्ड गुजसेट पे फोकस करो, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए कि उन्होंने सिर्फ गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट बेस्ड ऑफ डीएआईसीटी में एडमिशन लिया, जो कुछ कह सकते हैं कि आईआईटी के लेवल का ये हमारे गुजरात का कॉलेज है, राइट। और वहां से भी अच्छे पैकेज आपको मिल सकते हैं, आपके अंदर स्किल एंड टैलेंट है तो। ओके बच्चों, तो यार इनके साथ काफी बढ़िया सा पॉडकास्ट कह सकते हैं, इंटरव्यू सेशन और रैंकर टॉक हमने किया, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिली, तो आई होप कि यार आपको मजा आया होगा। और भी कुछ कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में पूछिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स है हम ऐसे और कोई सीनियर्स के साथ टॉक करेंगे, या लगता है कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं उनके आंसर्स दे दूंगा। बाकी आप आपके एंड से कुछ कहना चाहेंगे और कुछ बच्चों को? बस आपकी मतलब एग्जाम्स आ रही है तो उसमें फुल प्रिपरेशन लगा दो। ऐसा भी नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ही नहीं जो आपको एडमिशन देगी, मतलब हाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो ज्यादा एडमिशन भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करके आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आप कमा नहीं सकते, क्योंकि जैसे सर ने बोला अभी जो आईआईटीज एनआईटीज है जो गुजरात में उससे काफी बेहतर बोला जाता है डीएआईसीटी को। मुझे भी ये नहीं पता था, मैंने भी अपना 12th खत्म करने के बाद ये रिसर्च शुरू किया, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था कि आईआईटीज एनआईटीज में जाना है पर रह गया था कुछ पॉइंट्स की वजह से। तो ऐसा भी नहीं है कि जेडबल करोगे तो ही हो पाएगा, मतलब बायोलॉजी वालों को है कि नीट करोगे तो हो पाएगा, मैथ्स वालों का ये फायदा है। ओके बच्चों, चलिए
तो भी ऐसा एक नया सेशन हम नेक्स्ट किसी और बच्चे के साथ ला रहे हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय स्वामीनारायण।